आपने जाना था कि मुख गुहा में हमारा भोजन का पाचन शुरू होता है और वहाँ सबसे पहली जो क्रिया करता है वो हमारा दांत करता है, फिजिकल क्रिया करता है भोजन के साथ। और दांत के बारे में हमने बेसिक चीज़ें जान ली थी पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि दांत के बाद अब किसका रोल आता है और आगे भोजन के साथ किस किस प्रकार की घटनाएं होती हैं हमारे डाइजेशन में। शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा आज का ये भाग, पूरा बने रहिएगा। मुख गुहा में जिस समय हमारा दांत हमारी भोजन के साथ फिजिकल क्रिया कर रहा होता है, यानी जिस समय वो भोजन को तोड़ रहा होता है या कह सकते हैं पीस रहा होता है या कुच रहा होता है, उसी समय हमारे मुख गुहा के अंदर एक और हमारी ग्लैंड होती है जिसे हम स्लाइवरी ग्लैंड या हिंदी में लार ग्रंथि बोलते हैं, वो भी अपने काम में लग जाती है। जी हाँ, लार ग्रंथि, इसको बोलते हैं हम लार ग्रंथि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, क्योंकि लार को हम बोलते हैं स्लाइवा और ग्लैंड को बोलते हैं ग्रंथि, इसलिए इस दोनों को मिला के बनता है स्लाइवरी ग्लैंड। क्लियर है? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि का क्या रोल होता है हमारे डाइजेशन में, उसको जानने से पहले हम थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं लार ग्रंथि के बारे में। ये हमारे मुख में, हमारे मुख गुहा में इनकी टोटल जो संख्या होती है वो होती है 6 संख्या टोटल होती है इनकी। 3 एक साइड और 3 एक साइड। एक साइड का मतलब बाएं साइड 3 और दाएं साइड 3। हमारे मुख गुहा में बाएं साइड 3 और दाएं साइड 3, 3 मिला के 6 टोटल लार ग्रंथि पाई जाती है। अब इनके नाम कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है वो हमारा होता है आप पेरोटिड। क्या होता है? पेरोटिड, इसको बोलते हैं पेरोटिड। दूसरा जो होता है वो होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। और तीसरा होता है सब लिंगुअर, सब लिंगुअर। ये 3 ग्लैंड यानी 3 हमारे मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। इसमें सबसे बड़ा जो है, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पाई होती है वो होती है पेरोटिड। पेरोटिड वही ग्रंथि होती है जिसमें सांप का पॉइजन होता है। सांप के अंदर भी ये पेरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। सांप का जो जहर होता है, पॉइजन होता है, वो इसी ग्रंथि के अंदर होता है। क्योंकि जो सांप सपेरे होते हैं, सांप वगैरह दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, इसी ग्रंथि को सांप के मुंह से अंदर से निकाल लेते हैं और निकाल के हटा देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो सांप से उनका जो डर होता है काटने का या उससे पॉइजन फैलने का, वो खत्म हो जाता है। और लोगों को फिर वो दिखाते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं उसका दांत काट दिए या किए वो किए। ऐसा कुछ नहीं होता। हम वही बचपन से देखते चले आते हैं कि यार सांप काटता नहीं है, उसका दांत काट दिया जाता है, दांत तोड़ देते हैं। दांत वगैरह कुछ नहीं तोड़ा जाता, उसका जो ये पेरोटिड ग्रंथि होती है उसी ग्रंथि को निकाल दिया जाता है। और पेरोटिड ग्रंथि यानी सांप का जो जहर होता है वो इसी पेरोटिड ग्रंथि में होता है। मानव में भी कभी कभी गलसुआ हो जाता है। गांव बोलते हैं गलसुआ, यानी गाल का सूज जाना, गाल का फूल जाना, उसमें ये ग्रंथि थोड़ी सी इन्फेक्टेड हो जाती है। और हमारे लार ग्रंथि में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो पेरोटिड ग्रंथि ही होती है। तो क्लियर है? सांप के बारे में जान गए। सांप का दांत उतना निकाल भैया, वही कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, तो ना रहेगा सांप की थैली ना उसके जहर का पॉइजन का डर रहेगा। तो क्लियर बात है। तो ये 3 चीजें आप ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि लार ग्रंथि का रोल हमारे डाइजेशन में किस प्रकार से है। ये तो हो गया कि लार ग्रंथि कितनी होती है और किधर किधर होती हैं। 3 इधर 3 इधर, तीनों का नाम आपने जान लिया। लार ग्रंथि से निकलता है लार रस, लार रस निकलता है। अब ये जब भोजन दांतों द्वारा फिजिकल क्रिया हो रही थी, जब पूंछा जा रहा था, उसी समय ये लार रस निकलता है। और लार रस में 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं हमारे लार रस में। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है वो होता है टाइलिन। टाइलिन पहला जो होता है वो टाइलिन होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है डाइस्टेड, डाइस्टेड। तीसरा जो निकलता है वो होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और चौथा जो होता है वो हमारा होता है म्यूलिन, म्यूलिन। ये 4 हमारे मुंह के अंदर से, मुंह में लार ग्रंथि के अंदर से, मुंह के अंदर से नहीं, मुंह में जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि में जो लार रस निकलता है, उस लार रस में क्या क्या पाया जाता है? उसमें टाइलिन, डाइस्टेड, लाइसोजाइम और म्यूलिन, ये 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। चारों का काम क्या होता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो दोनों हैं, ये दोनों का सेम काम होता है और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। अधिकतर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुकों में या किसी भी साइंस की बुकों में क्लास 10 तक अधिकतर कभी कभी शॉर्ट में दे देता है कि मनुष्य के मुख में या लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन लिखा रहता है, ओनली टाइलिन लिखा रहता है, और किसी का इन तीनों का नाम नहीं लिखा रहता है। वो कारण क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में टाइलिन ही स्रावित होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा निकलता है? टाइलिन निकलता है और डाइस्टेड निकलता है। टाइलिन और डाइस्टेड निकलता है। लाइसोजाइम भी होता है, म्यूलिन होता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा टाइलिन की होती है। तो ये 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, इनके काम जान लेते हैं। अब चूंकि लार जो है हमारा, लार बहुत जरूरी है।
हमारे मुंह में, हमारे भोजन के पाचन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुंह के अंदर एक दिन में, अगर एक दिन में बात करें तो टोटल 1.5 लीटर के करीब 1.5 लीटर के करीब लार निकलता है। एक मनुष्य के मुंह में एक दिन में 1.5 लीटर, स्वस्थ मनुष्य के मुंह में औसतन 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर के आसपास लार निकलता है। ये लार कितना जरूरी है? बहुत लोग कहते हैं यार किसी को लार निकलता है तो बड़ा ललचिया, बहुत लोग होते भी हैं, कुछ देख लेते हैं तो उनके मुंह में बहुत ज़्यादा लार लगते हैं, थूक घोटने। अब मैं हूँ, अब भाई गुलाब जामुन दिखा दोगे तो किसी के मुंह में लार आ जाएगा, तो वो बात की बात है। तो एक दिन में 1.5 लीटर लार एक मनुष्य के मुंह में निकलता है। और टाइलिन, डाइस्टेट, लाइसोजाइम, म्यूलिन जो होता है इसी लार में होता है। अब इसमें इनका काम क्या होता है ये जान लेते हैं। टाइलिन जो होता है, डाइस्टेट, इन दोनों का सेम काम होता है, इन दोनों का जो काम होता है वो सेम होता है। इनका काम क्या होता है? ये हमारे भोजन में मौजूद जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च, स्टार्च, इसको मंड भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। और गांव की भाषा में इसको चोकर भी कह सकते हैं, आप चोकर बोलते हैं। चोकर जानते होंगे, वो जो अनाज वगैरह होते हैं, अनाज का जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी छिलका होता है, वो एक प्रकार से चोकर होता है। आटा चालते हैं, आटे में जो देखते हैं ऊपर चोकर निकलता है, तो पूरी तरीके से चोकर जो होता है वो आटे से या किसी भी अनाज से नहीं निकाला जा सकता है। आप बिल्कुल निकाल देंगे तो फिर वो अनाज, वो आटा एक प्रकार से मैदा हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा उसको पचाने में। खैर, स्टार्च जो होता है समझ गए होंगे, स्टार्च का हम किसी न किसी डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली सेवन करते रहते हैं। और यही स्टार्च है जो इंग्लिश दवाइयाँ जो हम खाते हैं, कैप्सूल वगैरह जो आती हैं दवाओं में, तो कैप्सूल जो बनता है वो कैप्सूल इसी स्टार्च का बनता है, स्टार्च से ही कैप्सूल बनाया जाता है। तो टाइलिन का और डाइस्टेट का काम क्या होता है? वो हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च और मंड का पाचन करते हैं, ठीक है, जिसको हम चोकर भी बोलते हैं। अब आगे आते हैं लाइसोजाइम। चूंकि हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे हाथों के माध्यम से, हमारे भोजन के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से हम बहुत सुरक्षित कोशिश कर लें, फिर भी वो चले जाते हैं हमारे भोजन के साथ, हमारे मुंह के अंदर या किसी भी खाने पीने चीज़ें के साथ। तो उनके स्वागत के लिए, उनके साथ युद्ध करने के लिए हमारे पास जो डिफेंसिव हमारे पास सबसे वेपन होता है, वो सबसे पहले मुंह में मौजूद होता है लाइसोजाइम। वो क्या करता है? उनका सामना करने के लिए लाइसोजाइम तैयार रहता है। यानी जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे मुंह में अगर किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से पहुंच गए हैं, तो उनको मारने का, उनको खत्म करने का जो काम होता है, जो रोल होता है, वो इसी लाइसोजाइम का होता है। यानी जर्म्स को मारने का, जीवाणुओं का या बैक्टीरिया, जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है? ये लाइसोजाइम करता है, जो हमारे मुंह में लार ग्रंथि के लार रस में पाया जाता है। और तीसरा होता है म्यूलिन। म्यूलिन का काम क्या होता है भाई? म्यूलिन का काम होता है, हमारा जब भोजन मुंह में दांतों द्वारा तोड़ा जा रहा होता है तो उसी टाइम ये म्यूलिन उस भोजन में लगातार मिलता रहता है, और मिल के हमारे भोजन को क्या बना देता है? चिपचिपा बना देता है, चिपा बना देता है। अब समझ लीजिए कि भोजन को इसने चिपचिपा बना दिया, इन दोनों ने स्टार्च को पचा दिया, लाइसोजाइम ने जर्म्स, जीवाणुओं को मार दिया। अच्छा, लाइसोजाइम से आप ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बहुत सुरक्षा देता है। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा लार निकलता है, क्योंकि वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका पाचन तंत्र इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता कि वो हार्ड चीज़ों को बहुत आसानी से पचा ले, बहुत आसानी से उनको डाइजेस्ट कर ले। इस वजह से इनके मुंह में लार की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती रहती है। देखते हैं अधिकतर बचपन में बच्चों के चारों तरफ लार फैले रहते हैं। तो बहुत सारी वो मिट्टी वगैरह भी खाते हैं, जर्म्स वगैरह भी जाते हैं। तो लाइसोजाइम क्या करता है? उनको मुंह में मार देता है और उनके भोजन को अच्छी तरीके से पचाता है। गाय भैंसे भी होती हैं, अगर उनको कहीं चोट लग जाए या कहीं पर कट पीट जाए तो वो देखते हैं अपने मुंह से ही, उस जीभ से ही उसको चाट के। क्यों? क्योंकि उनके जीभ के, उनके लार में जो लाइसोजाइम होता है वो जर्म्स को वहाँ पर घाव पर पनपने देता है। कुत्ते होते हैं, कहते हैं ना कि कुत्ता अपने घाव को चाट ले या किसी दूसरे कुत्ते के घाव को चाट ले तो वो सही हो जाता है। अब जहाँ पर वो उसका जीभ न पहुँच पाए, जहाँ नहीं चाट पाता है, अगर कुत्ते को वहाँ चोट लग गई है तब मुश्किल होता है उसका बचना, लेकिन और जगहों घावों को, चोटों को वो सही कर लेता है। तो लाइसोजाइम बहुत पावरफुल होता है। वो समझ लीजिए कि एक प्रकार से हमको नेचुरल सैनिटाइजर मिला हुआ है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो ये चार जो हो गए हमारे, टाइलिन, डाइस्टेट, लाइसोजाइम, म्यूलिन, इन चारों का काम क्या है आपको पता चल गया। टाइलिन, डाइस्टेट स्टार्च, मंड यानी चोकर का पाचन करता है। लाइसोजाइम जर्म्स यानी जीवाणुओं को मारता है। और म्यूलिन हमारे खाने को चिपचिपा बनाता है, जिससे खाना हमारा आसानी से आगे की तरफ डाइजेशन के लिए बढ़ सके। चलिए अब खाने को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद जब ये खाना आगे बढ़ता है तो कहाँ पहुँचता है? खाना हमारा पहुँचता है लार ग्रंथि के बाद ग्रास नली में। जी, ग्रास नली, ग्रसनी नहीं, ग्रास नली। तीसरा नंबर आता है ग्रास नली। ये ग्रास नली क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, ये क्लियर है पहले बात कि
पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में या किस भाग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता हो जिसमें उसमें पाचन नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि नाम भी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो, यानी पाचन का पार्ट है, लेकिन उसमें पाचन नहीं होता, किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, तो वो ये ग्रास नली ही होती है जिसको आइसोफेगस भी बोलते हैं। आइसोफेगस इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी बनावट कुछ इस तरीके की, मान लीजिए अगर ये हमारा मुंह है तो यहाँ से इस तरीके की इसकी कुछ बनावट रहेगी ये। अब ये जो ग्रास नली है, इस ग्रास नली का बस एक ही काम होता है कि ये हमारे खाने को क्रमानुकुंचन विधि से ये खाने को आगे की तरफ क्या करता है, मूव कर देता है, बढ़ा देता है। और उसमें उसकी हेल्प करता है म्यूलिन, जो हमारा खाने में मिला था, चिपचिपा होता है, एक लुब्रिकेंट टाइप में होता है, लासा जैसा, वो सरकने में, खाने को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करता है। इस आइसोफेगस यानी ग्रास नली की जो लंबाई होती है ये 15 सेंटीमीटर औसतन लंबा होता है मानव में, लेकिन लंबाई के अनुसार ये अलग अलग लोगों में अलग अलग इसकी साइज जो होती है वो कम बेसी होती है। कोई बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसमें लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसकी लंबाई थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन औसतन एक मनुष्य के मुंह में उसके ग्रास नली यानी आइसोफेगस की जो लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। अब खाने को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारा खाना बढ़ता है, इसको हम थोड़ा छोटा कर दें, एक रफली इमेज हम खींचते हैं डाइजेशन का, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में इतना विधिवत बनाना मुश्किल है। तो अब ये क्या होता है कि ये भोजन हमारा आगे कहाँ पहुँच रहा है, ये भोजन हमारा आगे पहुँच रहा है हमारे अमाशय में। कहाँ पहुँचेगा, अमाशय में। ये भोजन हमने मुंह से लिया, मुख गुहा में इसका कार्यक्रम शुरू हुआ तो अब नेताजी आगे बढ़े, यानी भोजन जी हमारे, और आगे बढ़ते हैं तो ये ग्रास नली से होते हुए अब सबसे पहले कूदे कहाँ पर, हमारे आमाशय में। इसको हम बोलते हैं आमाशय। आमाशय को हम एब्डोमेन भी बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं, स्टोमच भी बोलते हैं। एब्डोमेन, पेट, स्टोमच या आमाशय, तीनों बोल सकते हैं आप। ये तीनों नाम इसके हैं, चारों नाम है। अमाशय हमारा 3 भाग में बटा होता है। कितने भागों में, ये 3 भागों में बटा होता है। 1 2 3 भागों में हमारा अमाशय बटा होता है। अब 3 भाग में तीनों के नाम कौन कौन से हैं, तीनों के नाम जान लेते हैं। जो सबसे पहले ऊपर वाला भाग होता है, इस ऊपर वाले भाग का नाम होता है, आप इसको समझ लीजिए कि एक दूसरे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि चूंकि हमारा ये हार्ट होता है और हार्ट का जो डिपार्टमेंट देखने वाला डॉक्टर होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और हार्ट का डिपार्टमेंट जो होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो कार्डियक बोलते हैं हार्ट को। तो हार्ट के जस्ट नीचे होता है, बाएं साइड हमारा ये अमाशय होता है और इसके जस्ट ऊपर हार्ट होता है, इसलिए इस पहले वाले हिस्से का नाम कार्डियक होता है। क्या होता है, कार्डियक। अब ये कार्डियक अमाशय का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, दूसरे हिस्से को हम जानते हैं इसको फंडिक के नाम से, फंडिक, इसको हम बोलते हैं फंडिक। और तीसरा जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक। ये 3 हिस्से होते हैं हमारे अमाशय में। जैसे ही खाना हमारा ग्रास नली से नीचे उतरा तो वो सबसे पहले जाता है अमाशय के इस पहले हिस्से में। अमाशय के 3 भाग होते हैं, तीनों का हमने आपको नाम बता दिया। पहले हिस्से में जैसे ही भोजन आया, यहाँ पर इसका स्वागत होता है, वेलकम होता है। किस तरीके से, बहुत ही खतरनाक ढंग से होता है। इस तरीके का वेलकम किसी को तो छोड़ के भाग जाए मैदान, भैया हमको नहीं जाना। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर निकलता रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम जानते हैं इसको, वो हमारे अमाशय के पहले हिस्से कार्डियक से स्रावित होता रहता है, वहाँ पर निकलता रहता है। और जैसे ही हमारा भोजन वहाँ पहुँचता है, ये उसके स्वागत के लिए फूल लेकर खड़ा होता है, आइए आपका इंतजार है। अब भैया ये शुरू होगा कहानी। यहाँ पर क्या होता है, उस खाने में अम्ल को मिलाया जाता है। एसिड है, वैसे ही बहुत ज़्यादा अम्लीय चीज़ होती हैं, तो अम्लीय चीज़ें क्या करती हैं, भोजन को छोटे छोटे और खंडों में विभक्त करती हैं, तोड़ती हैं, यानी उसको गलाने का काम करती हैं। HCl का काम क्या होता है, HCl का काम, यहाँ 2 चीज़ निकली है। HCl हमारे खाने को क्या करता है, खाने को अम्लीय बनाता है, खाने को अम्लीय बनाता है। और अम्लीय बनाने के बाद एक और काम होता है कि जो जीवाणु, जो जर्म्स हमारे मुंह में लाइसोजाइम से नहीं मर पाए थे या उनका खात्मा नहीं हो पाया था, और वो भोजन के साथ बहुत जल्दी जल्दी में कभी कभी खाना खा लेते हैं, पूरी तरीके से मिल नहीं पाता, लाइसोजाइम म्यूलिन नहीं मिल पाता है, खाना हम निगल लेते हैं, कहीं जल्दी में जाना होता है, तो जो जीवाणु, जो जर्म्स हमारे खाने में लाइसोजाइम के उसके कारण बच गए थे, उससे नहीं खत्म हो पाए थे, वो जैसे ही अंदर पहुँचते हैं हमारे कार्डियक में, यानी अमाशय के पहले वाले भाग में, तो वहाँ पर HCl जो होता है, HCl उनको तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म करने का काम कर देता है, उनकी कहानी वहीं पर खत्म करता है। तो आप कह सकते हैं कि इनको जर्म्स को भी ये क्या करता है, मार देता है, यानी जीवाणुओं को खत्म करता है। ये 2 काम होता है HCl का, खाने को अम्लीय बनाना और खाने में मौजूद अगर कोई जर्म्स बैक्टीरिया है उनको खत्म करना। HCl कहाँ से स्रावित होता है, तो HCl हमारे अमाशय के पहले हिस्से कार्डियक से स्रावित होता है।
अब चूंकि ये अम्ल है, अब एक चीज़ और होती है कि भाई नॉनवेज खाने वाले लोग कहते हैं कि हम लोग मांस खाते हैं तो मांस भी जाके गल जाता है, ये गलाने का भी काम करता है। खाने को इतना ज़्यादा क्षारी होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी अच्छा चीज़, मीठा चीज़ कुछ भी खा लीजिए और अगर आपको गलती से उल्टी हो जाए या कभी भी उल्टी हो जाती है, देखते हैं कितना खट्टा और कितना जैसे वो बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है माइंड पूरी तरीके से, कितना जलन महसूस होता है नाक में, मुंह में, तो कितना खतरनाक चीज़ होता होगा ये। तो फिर ये हमारे अमाशय की दीवारों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आना भी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए साइंस में, तभी आप चीज़ों को जान पाएंगे। अब इसके लिए भी एक व्यवस्था नेचर ने हमारे लिए की है। अमाशय की जो हमारी दीवारें होती हैं उनको HCl जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये नुकसान न पहुंचा पाए, इससे दिक्कत न हो, इसके लिए इसकी दीवारों पर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ी होती है, एक एक्स्ट्रा परत होती है, एक एक्स्ट्रा दीवार होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं म्यूकस के नाम से। म्यूकस, ये म्यूकस की बनी होती हैं, ये एक्स्ट्रा दीवारें होती हैं, ये म्यूकस की बनी होती हैं। और म्यूकस क्या होता है? ये अमाशय के अंदर क्या करता है कि ये क्षार छोड़ता रहता है, इसको स्रावित करता रहता है। क्षार यानी कि बेस, और हम जानते हैं केमिस्ट्री में कि अम्ल और बेस मिलके न्यूट्रल कर देते हैं किसी भी चीज़ को। जब दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो HCl हमारा अम्लीय है और म्यूकस की दीवारें हमारी क्षार छोड़ती हैं। तो जब भी HCl हमारे अमाशय की दीवारों के पास आता है, टकराता है, तो म्यूकस जो होता है वो क्षार छोड़ता है और क्षार से मिलने के बाद अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अमाशय की दीवारों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हाँ, कभी कभी HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में जब स्रावित होने लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, तब सीने में जलन या पेट में जलन, हम लोग गाँव कहते हैं अरे बहुत कच्ची ढकार आवत हो, खट्टा ढकार आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगे तब ये दिक्कत करता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमको मार्केट में एक चीज़ मिलती है इनो। इनो जानते होंगे, इनो पी लीजिए, आपका 6 सेकंड में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ये क्या करते हैं, इसको शांत करने के लिए इनो में जो चीज़ मौजूद होती है वो होती है MgOH, MgOH ट्वाइस। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, यानी MgOH ट्वाइस को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और ये होता है क्षारी होता है, और ये HCl जैसे ही हम इसको लेते हैं और ये जैसे ही पहुंचता है तो HCl के साथ मिलकर वो अम्लीय होता है, ये क्षारी होता है, दोनों मिलकर बेस यानी न्यूट्रल हो जाते हैं, हमको राहत मिल जाती है। कभी कभी HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में जब निकलने लगे, हद से ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे, तब वो कारण बन जाता है हमारे पेट के अंदर होने वाले अल्सर के लिए। कहते हैं ना पेट में अल्सर हो गया, पेट का फोड़ा हो गया, तो फोड़ा भाई जब क्षारी चीज़ है, अब क्षारी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है तो नुकसान तो करेगी ही करेगी। तो उसके लिए भी अब अलग प्रकार की व्यवस्था होती है। फिर वहाँ आपके MgOH से वो सही नहीं होता, उसके लिए ऑपरेशन वगैरह, दवा वगैरह जो होती है वहाँ पर दिखाना चाहिए। अब खाना आगे बढ़ता है, HCl यहाँ निकला, कहाँ निकला भैया? कार्डियक में, अमाशय के पहले हिस्से में। उसका क्या काम था? खाने को अम्लीय बना देना और जर्म्स बैक्टीरिया को मार देना। अब खाना आगे बढ़ा दूसरे हिस्से में। दूसरे हिस्से का नाम क्या है? फंडिक नाम है। दूसरे हिस्से का फंडिक, किसके दूसरे हिस्से का? अमाशय के दूसरे हिस्से का फंडिक। फंडिक में इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं, कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन कांटों जैसी संरचनाओं को हम बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं इनको? रूजी बोलते हैं, रूजी, ये रूजी बोलते हैं इसको। अब ये रूजी का काम क्या है? अब भैया इसका तो सबसे महत्वपूर्ण काम है, अगर ये ना होता तो फिर हम लोग कोई काम ही नहीं कर पाते। अब समझिए आप यहाँ से खाना खाए, अब खाना खाया, यहाँ से खाना ग्रास में उतरा, HCl यहाँ पर मिलाया गया, इसके संगे बैक्टीरिया मार दिया गया, खाना आगे बढ़ा, इसके बाद यहाँ से फिर निकल गया। आप तो खाना खाए, फिर उठाओ लोटा चलो दौड़ो, फिर खाना खाए उठाओ लोटा दौड़ो। मतलब वो कहीं रुकने के लिए कुछ तो ऐसा सिस्टम हो जो खाने को कुछ देर के लिए रोके। जी हाँ, वो काम ये करता है। जैसे ही खाना यहाँ HCl मिलने के बाद आगे बढ़ता है, दूसरे हिस्से में पहुँचता है, अमाशय के यानी फंडिक में पहुँचता है, तो यहाँ पर ये रूजी नाम की जो कांटेदार संरचनाएं होती हैं, ये खाने को कहती हैं भैया रुक जाओ, अब यहाँ तुम्हारी जांच पड़ताल होगी, चेकिंग होगा, उसके बाद पास मिलेगा तब आगे बढ़ना, आगे जाइएगा। ये रूजी खाने को 4 घंटे तक, कितने घंटे तक? 4 घंटे तक रोक के रखती हैं। ये हमारे भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखती हैं हमारे पेट के अंदर, इसमें अमाशय के अंदर 4 घंटे तक क्या करती हैं? रोक के रखती हैं। किसको? भोजन को। कभी कभी जब पेट एकदम खाली हो जाता है, आप या तो कोई व्रत रहे हैं या बहुत खाना न मिले हो या खाना कम मात्रा में खाए हो, पेट का हिस्सा खाली हो, तो क्या होती हैं ये संरचनाएं खड़ी हो जाती हैं। खड़ी हो जाती हैं तो फिर ये चुभने लगती हैं। तो कहते हैं आदमी भूख के मारे पेट दर्द कर रहा है, चूहा कूद रहा है। चूहा नहीं कूद रहा है गधा, खाना खाओ, वो तुम्हारा कांटा कूद रहा है, वही चुभ रहा है, खा लोगे शांत हो जाएगा। चूहा नहीं कूद रहा है, चूहा कूदता तो दिक्कत हो जाती। अच्छा, उसके बाद अब खाना हमारा आगे बढ़ेगा। खाना इसके बाद जब आगे बढ़ता है तो तीसरे वाले भाग में पहुंचता है अमाशय के, जिसका नाम होता है पाइलोरिक। क्या नाम होता है? पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होता है भाई?
पाइलोरिक में यहाँ पर पहुँचने के बाद खाना यहाँ पर छोटी छोटी इस तरीके की गांठ बनी होती हैं, गांठ जैसी संरचनाएं होती हैं, और इन गांठ जैसी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? इन गांठ जैसी संरचनाओं को हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि क्या होती है भैया? जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। ये जठर ग्रंथि कहाँ होती है? जठर ग्रंथि अमाशय के तीसरे हिस्से में, जिसका नाम होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है, गांठें होती हैं, गांठों को हम जठर ग्रंथि बोलते हैं, और इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। और इस जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दो एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं भैया? तो पहला होता है आपका, उसको हम बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन आधा से रहेगा, पेप्सिन, ठीक। और दूसरा होता है रेनिन। दूसरा क्या होता है? रेनिन। पेप्सिन और रेनिन नामक दो एंजाइम निकलते हैं। कहाँ पर? ये अमाशय के तीसरे हिस्से में, जिसका नाम है पाइलोरिक। और पाइलोरिक में मौजूद जठर ग्रंथि के जठर रस में क्या मौजूद होता है? पेप्सिन और रेनिन। ये रेनिन है, टेनिन मत पढ़ लीजिएगा भैया, रेनिन थोड़ा सा रेनिन। अब ये पेप्सिन और रेनिन का काम क्या है? तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन। ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन देखिए, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे पाचन तंत्र में, पूरे डाइजेशन में प्रोटीन का पाचन 3 जगहों पर होता है, और प्रोटीन को तीनों जगहों पर अलग अलग रूपों में तोड़ा जाता है। तो सबको हम लास्ट में बताएंगे कि किस किस रूप में से कौन कौन कहाँ से टूटता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी यहाँ से समझिए कि पेप्सिन का काम प्रोटीन का पाचन होता है, यानी जो हमारा पहला प्रोटीन का पाचन शुरू होता है वो हमारे अमाशय के तीसरे हिस्से पाइलोरिक में शुरू होता है, जहाँ पर पेप्सिन उसको पचाने का पहला कार्य शुरू करता है। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा अमाशय के तीसरे हिस्से पाइलोरिक में। और रेनिन का काम क्या होता है? ये दूध को, जो दूध हम खाते हैं, दूध को दही बना देता है, या दूध को कह सकते हैं कि फाड़ देता है। नहीं देखते हैं कभी कभी दूध वगैरह पी लीजिए, मान लीजिए गलती से उल्टी हो जाता है, तो दूध तो आपने सही सलामत पिया था, जब उल्टी करते हैं तो दही नहीं निकलता है, नहीं तो दूध फट जाता है पेट में। नहीं कहते हैं कि दूध जाके पेट में फट जाएगा, वो आप फटा दूध पीजिए, दही खाइए चाहे दूध पीजिए, उस दूध को जाके अंदर दही ही बनना है। तो दूध को क्या करता है? ये दही बना देता है, दूध को दही बना देता है। ये काम होता है हमारे रेनिन का। तो ये इस हिस्से में जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है, उस जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन, और रेनिन का काम होता है दूध को दही बना देना, दही में कन्वर्ट कर देना। तो ये अमाशय में हमारे कंप्लीट होता है पाचन। अब एक चीज़ और कि जो ये पुरुषों में तो इसी तरीके से होता है, महिलाओं में एक और हिस्सा होता है पेट के अंदर मौजूद होता है, पेट के नीचे हिस्सा मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस, यानी हिंदी में उसको गांव की भाषा में बोलते हैं बच्चेदानी। जहाँ पर बच्चा होता है, पेट में बच्चा पलता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। लोग कहते हैं कि फलाना के पेट में बच्चा है। अरे पेट में बच्चा नहीं है, बच्चा पेट में नहीं रहता। अगर बच्चा पेट में रहेगा तो इन सब सारी चीज़ों से निपटी नहीं पाएगा। बच्चा अलग से बनी हुई एक थैली में होता है, जिस थैली का नाम यूट्रस होता है, हिंदी में उसको बच्चेदानी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्यक्रम था वो यहीं पर इस अमाशय के पाचन के साथ यहीं पर अब रुकेगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अमाशय के बाद देखते हैं कि आगे कौन कौन से हिस्से में पाचन होता है। अब इसके बाद शुरू होगा लफड़ा, झगड़ा शुरू होगा खाने अलग अलग अंगों के बीच में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।